जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीईसी 145 भारतीय अर्थव्यवस्था प्रथम की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करिएगा और इनको अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दिया है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोग जो है 70% मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इस पर क्लिक करके आ सकते हैं। अगर अगर आप यहाँ पर नई वेबसाइट पर नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आपको ये नंबर दिया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया जाएगा, तो आप लोग उस पर व्हाट्सअप करके जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आना है, सिंपली आपको टाइप करना है BECE 145। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके जो है हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, तो प्रश्न हमारा क्या है, श्रीलंका और चीन के साथ भारत के आर्थिक समृद्धि ढांचे में प्रमुख अंतरों पर प्रकाश डालिए। यानी कि श्रीलंका, चीन और भारत में क्या जो है प्रमुख अंतर है आर्थिक समृद्धि के रूप में, तो वो देखेंगे। तो भारत, श्रीलंका और चीन जो है तीनों एशियाई देश है, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं ये। लेकिन इनकी आर्थिक समृद्धि मतलब कि आर्थिक विकास के ढांचे में काफी महत्वपूर्ण अंतर है। इन देशों की अर्थव्यवस्था, विकास की रणनीतियां, संसाधनों का उपयोग और वैश्विक भूमिकाएं जो है भिन्न है। तो सबसे पहले देखते आर्थिक मॉडल का अंतर है इसमें। सबसे पहले भारत में देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी और सरकारी सरकारी दोनों जो क्षेत्रों की भूमिका है। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए आर्थिक फैसले समय लेकर लिए जाते हैं और जनता की भागीदारी रहती है। यानी कि यहाँ पर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें जो है निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व है और भारत लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ पर जो आर्थिक फैसले होते हैं वो समय लेकर लिए जाते हैं और जनता की भागीदारी उसमें रहती है। अगर हम लोग यहीं पर चीन की बात करें तो चीन का आर्थिक मॉडल क्या है, राज्य नियंत्रित पूंजीवाद है, यानी कि पूंजीवाद पर आधारित मॉडल है, जहां सरकार का नियंत्रण बहुत अधिक है। चीन में योजनाबद्ध विकास होता है और फैसले तेजी से लागू होते हैं, क्योंकि यह एक दलीय प्रणाली वाला देश है, यानी कि यहाँ सिर्फ एक दल की ही सरकार बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्णय क्या होते हैं, तुरंत लिए जाते हैं, तुरंत फैसले लिए जाते हैं और तुरंत उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर श्रीलंका। तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था आयात निर्भर और सेवा आधारित रहती है। पर्यटन, कृषि और चाय निर्यात प्रमुख है। वहां गहरे आर्थिक संकट के कारण सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मदद लेनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर ये जो इसकी अर्थव्यवस्था है वो आयात पर निर्भर है, आयात निर्भर है और सेवा आधारित, यानी कि सेवा प्रदान करती है, जैसे पर्यटन, कृषि और चाय निर्यात ये प्रमुख रूप से करता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं औद्योगिकरण और उत्पादन क्षमताएं क्या है। तो भारत की सबसे पहले हम लोग देखेंगे, भारत सेवा क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है, जैसे आईटी, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि में भी विकास हुआ है, लेकिन उतना तेज नहीं। भारत का मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास जारी है। यानी कि भारत ने क्या किया, थर्ड सेक्टर में यानी कि तृतीयक सेक्टर में क्या किया, तेजी से जो है बदलाव किया, तेजी से विकास किया। और लेकिन जो सेकंड सेक्टर यानी कि फर्स्ट सेक्टर था जो और सेकंड सेक्टर था जो मैन्युफैक्चरिंग का और कृषि में, उसने ज्यादा विकास नहीं किया जितना होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है भारत मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पर चलते हैं चीन। तो चीन दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, उसने भारी औद्योगिकरण किया है और एक्सपोर्ट पर जोर दिया है। वहां की सस्ती और कुशल लेबर ने मैन्युफैक्चरिंग को विश्व स्तर पर मजबूत बनाया है। यानी कि चीन है वो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है और पूरी दुनिया में जो है अपने माल को एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद आते हैं श्रीलंका पर। तो श्रीलंका में बड़ा औद्योगिक आधार नहीं है, वहां छोटे छोटे पैमाने पर निर्माण और पारंपरिक उत्पाद जैसे चाय पर निर्भर रहते हैं। अब इसके बाद विदेश निवेश और व्यापार नीति पर आते हैं। तो भारत में विदेश निवेश आकर्षित करने की नीति है, लेकिन नियम और प्रक्रियाएं जटिल हो सकती हैं, सुधारों की प्रक्रिया धीरे चलती है। यानी कि निवेश आकर्षित करने की नीति तो है, लेकिन वहां पर नियम और प्रक्रियाएं इतनी जटिल है कि निवेश आने में बहुत समय लग जाता है। इसके बाद अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन ने विशेष आर्थिक जोन यानी कि SEZ बनाकर बहुत सारा विदेशी निवेश खींचा है। उसकी नीतियां निवेशकों के लिए अनुकूल बनाई गई है,
और सरकार जो है सक्रिय भूमिका उसमें निभाती है। वहीं बात करें अगर श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने भी विदेश निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया है, लेकिन जो है राजनीतिक अस्थिरता और कर्ज संकट के कारण निवेशकों का भरोसा जो है वहां पर कमजोर रहता है, क्योंकि उस वहां पर क्या राजनीतिक अस्थिरता रहती है, सरकार बदलती रहती है, और वहां पर उस पर जो है कर्ज भी है, यानी कि जो है श्रीलंका पर कर्ज भी है, जिसके कारण जो निवेशक होते हैं वो वहां पर जाने से कतराते हैं। इसके बाद आर्थिक चुनौतियां क्या क्या सामना करना पड़ता है, सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत में जनसंख्या अधिक है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और कृषि संकट भी है, क्षेत्रीय असमानता जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन भारत का युवा वर्ग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़ी ताकत है। अगर हम लोग यहाँ पर चीन की बात करें, चीन अब मध्यम आय वाला आय जाल मतलब कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने की चिंता से जूझ रहा है। साथ ही उसकी जनसंख्या घट रही है और अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध भी जो है चिंता का विषय बना हुआ है। यानी कि अब चीन जो है मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने की चिंता जता रहा है और जो है उसकी जनसंख्या लगातार घट रही है, और उधर तीसरी ओर अमेरिका के साथ जो है व्यापार युद्ध भी चिंता का एक विषय बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका को विदेशी कर्ज, राजनीतिक संकट और मुद्रास्फीति से बड़ी चुनौती मिल रही है, यानी उसके पास विदेशी कर्ज भी है और राजनीतिक संकट भी उत्पन्न है और मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर को निष्कर्ष के साथ समाप्त करेंगे। तो भारत की आर्थिक समृद्धि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप और उपभोग पर आधारित है, जबकि चीन की आर्थिक समृद्धि सरकारी नियंत्रण, निर्यात और भारी उद्योग पर आधारित है। वहीं श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो है सीमित संसाधनों और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर निर्भर है। इन तीनों में भारत को अपनी जनसंख्या, संसाधन और डिजिटल ताकत के साथ टिकाऊ और समावेशी विकास पर ध्यान देना होगा, यानी कि जो भारत को अपनी जनसंख्या, संसाधन और डिजिटल ताकत के साथ टिकाऊ और समावेशी जो है विकास पर ध्यान देना होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आय असमानता क्या है, क्षैतिज असमानता और ऊर्ध्वाधर असमानता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद है आय असमानता का मतलब है लोगों के बीच आमदनी मतलब इनकम का असमान वितरण, यानी कि असमानता का मतलब क्या है, लोगों के बीच जो है आय का, इनकम का असमान वितरण। जब समाज में कुछ लोगों की आय बहुत ज्यादा होती है और बाकी लोगों की आय बहुत कम होती है, तब उस स्थिति को आय असमानता कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति को समान अवसर या मेहनत के हिसाब से समान इनाम नहीं मिल रहा है। आय असमानता आर्थिक विकास में बाधा बन सकती है, क्योंकि इससे गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष बढ़ता है। अगर एक छोटा वर्ग ही सारे संसाधनों पर कब्जा कर लेता है और बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं, तो इससे समाज में तनाव, अशांति और असंतुलन पैदा हो सकता है। तो आय असमानता क्या है, यानी कि लोगों के बीच जो है आय का असमान वितरण ही असमानता कहलाता है। और यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति को समान अवसर या मेहनत के हिसाब से समान इनाम नहीं मिलता, यानी कि समान जो है पैसा, आमदनी नहीं मिलती है। ये क्या करता है, असमानता जो होती है आर्थिक विकास में बाधा बनती है। इससे गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष भी बढ़ता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक छोटा वर्ग है जैसे सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, तो जो बाकी लोग बचे हुए उनमें क्या होगा, तनाव, अशांति और असंतुलन पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्षैतिज असमानता। जब एक जैसी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले, समान योग्यताओं और समान मेहनत वाले व्यक्तियों या समूह को अलग अलग व्यवहार और अवसर मिलते हैं, तो इसे क्षैतिज असमानता कहा जाता है। मतलब कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी समान है, समान योग्यता भी रखते हैं और समान मेहनत भी करते हैं, और जो है उनके साथ क्या होता है, अलग अलग व्यवहार या अवसर उनको मिलते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज असमानता। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं, उनकी योग्यता और अनुभव भी बराबर है, लेकिन एक व्यक्ति को ज्यादा वेतन मिलता है क्योंकि वह खास जाति, धर्म या लिंग से संबंधित है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्षैतिज असमानता, यानी कि हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक व्यक्ति होता है जिसकी जो योग्यताएं सब बराबर होती है, लेकिन एक को वेतन ज्यादा मिलता है क्योंकि वो किसी एक खास जाति, धर्म या लिंग से संबंधित है। तो यहाँ से इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, जातिगत भेदभाव, लिंग आधारित असमानता, क्षेत्रीय या धार्मिक पक्षपात, भाषाई या सांस्कृतिक भिन्नता। इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, सामाजिक अन्याय होता है, प्रतिभा का नुकसान होता है, सामाजिक तनाव और प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ऊर्ध्वाधर असमानता, मतलब कि वर्टिकल इनइक्वालिटी। तो जब लोगों की आमदनी या संपत्ति में अंतर होता है क्योंकि उनकी योग्यता, शिक्षा, मेहनत या कार्य क्षमता में अंतर होता है, तो उसे ऊर्ध्वाधर असमानता कहा जाता है।
इसमें क्या होता है, इसमें जो है लोगों की आमदनी संपत्ति में अंतर होता है, क्योंकि उनकी योग्यता, शिक्षा, मेहनत और कार्य क्षमता में अंतर होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर असमानता। एक डॉक्टर है और एक मजदूर की आय में अंतर है, क्योंकि डॉक्टर की शिक्षा, विशेषज्ञता और काम की मांग ज्यादा है। यह अंतर स्वाभाविक है और इसे ऊर्ध्वाधर असमानता कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, शिक्षा और कौशल का अंतर, पेशे के उद्योग में भिन्नता, काम के घंटे और जोखिम का स्तर, अनुभव और जिम्मेदारी। तो ये इसके मुख्य कारण। प्रभाव क्या होता है, यह असमानता सीमित हद तक स्वाभाविक और स्वीकार्य होती है। अगर यह अंतर बहुत ज्यादा हो जाए तो यह सामाजिक असंतुलन भी पैदा कर सकती है। यानी कि ये जो असमानता, ये समाज में स्वीकार कर ली जाती है। यानी कि डॉक्टर की आमदनी ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास ज्यादा योग्यता है, किसान की आमदनी कम होगी क्योंकि उसके पास कम योग्यता है। तो ये जो असमानता होती है, ये समाज में क्या होती है, ये समाज में स्वीकार्य होती है, यानी कि समाज में इसे स्वीकार कर लिया जाता है। जबकि जो आपकी क्षैतिज जो असमानता होती है ना, उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। ऊपर वाली जो आपकी है ना, ये हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी से जो है समाज में स्वीकार नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, जबकि योग्यता भी समान है, समान मेहनत कर रहे हैं, फिर भी एक को जो है ज्यादा वेतन मिल रहा है, दूसरे को कम वेतन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ये असमानता होती है, ये जो है समाज में स्वीकार नहीं की जाती है और इससे जो है सामाजिक असंतुलन भी बिगड़ सकता है। अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग फाइनल निष्कर्ष को लेकर अपने आंसर को समाप्त करेंगे। तो आय असमानता किसी भी समाज के लिए गंभीर समस्या बन सकती है अगर यह बहुत अधिक हो जाए। क्षैतिज असमानता सामाजिक भेदभाव को दर्शाती है, इसे खत्म करना न्याय और समानता के लिए जरूरी है। वहीं ऊर्ध्वाधर असमानता हद तक स्वीकार है क्योंकि ये लोगों की योग्यता और मेहनत पर आधारित होती है। लेकिन अगर सरकार और समाज यह संतुलन नहीं बना पाए तो इससे गरीबी, अशिक्षा और असंतोष जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए एक अन्यायपूर्ण समाज के लिए असमानता को कम करना आवश्यक होता है। इसके बाद यहां पर चलते हैं, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, श्रम बल शब्द को आप परिभाषित करेंगे। ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि श्रम बल क्या होता है। लेबर फोर्स उन सभी लोगों का समूह होता है जो किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा होते हैं। इसमें वे सभी लोग शामिल होते हैं जो किसी रोजगार में लगे हुए हैं या जो सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं। इसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के वे लोग आते हैं जो शारीरिक या मानसिक श्रम के माध्यम से आय अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो श्रम बल क्या है, श्रम बल उन लोगों का समूह होता है जो किसी देश की कार्यशील जनसंख्या के हिस्सा होते हैं। वे में इसमें सभी लोग शामिल होते हैं जो रोजगार में लगे हुए हैं या फिर सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं। इसमें जो है 15 से 59 वर्ष के लोगों को जोड़ा जाता है और जो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी से भी जो है धन अर्जित कर रहे हैं वो सब श्रम बल में आता है। अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो श्रम बल वे सभी पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं जो या तो कार्यरत हैं या बेरोजगार होकर भी काम पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं जैसे विद्यार्थी, वृद्ध गृहणियां, यदि वे काम की तलाश में नहीं है या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं तो उन्हें श्रम बल में जो है शामिल नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो भारत जैसे जो है देश में बेरोजगारी की समस्या एक आम चिंता है, लेकिन यह समस्या है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में अलग अलग होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रकृति की बात करते हैं तो ग्रामीण बेरोजगारी जो है यह बेरोजगारी अधिकतर छिपी हुई होती है। इसमें से बहुत से लोग कृषि जैसे काम में लगे होते हैं लेकिन वास्तव में उनकी उपस्थिति से उत्पादन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। यानी कि एक ही काम को करने के लिए जितने लोग चाहिए उससे कई अधिक लोग उस काम में लगे होते हैं। यानी कि मान लीजिए खेती में गेहूं की फसल में गेहूं बोए गए, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद किसान जो हमेशा पूरी जो है 3 महीने तक खाली रहता है कि जब तक गेहूं पकते नहीं है। उसके बीच में पानी वगैरह लगाना है, थोड़ा बहुत काम रहता है। इसके बीच क्या 3 महीने वो फ्री रहता है यानी कि बेरोजगार रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। किसान को क्या लगता है कि वो खेती कर रहा है लेकिन उसमें क्या है 3 महीने तो वो बिल्कुल खाली बैठा हुआ है और उससे जो है उसके खाली बैठे रहने से जो है फसल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, उत्पादन नहीं बढ़ने वाला, उत्पादन उतना ही होगा जितना होगा। इसके बाद है शहरी बेरोजगारी। तो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी सामान्यतः खुले रूप में दिखाई देती है। इसमें व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बावजूद काम नहीं पाता है, इसे शिक्षित बेरोजगारी भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, ये जो है खुले रूप से दिखाई पड़ती है, इसमें व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है लेकिन इसके बावजूद भी उसको कोई काम नहीं मिलता है, तो इसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी भी कह सकते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले बात करें ग्रामीण बेरोजगारी के। तो कारण क्या है, कृषि पर अत्यधिक निर्भर होना, सीमित भूमि संसाधन होना, मौसमी काम यानी काम केवल फसल के समय होता है, आधुनिक तकनीकों की कमी होती है।
अब शहरी बेरोजगारी बात करते हैं, जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, उद्योगों में सीमित नौकरियां, उन अनुभव और कौशल की कमी, शिक्षा प्रणाली और उद्योगों के बीच सामंजस्य की कमी। अब यहाँ पर देख लेते हैं रोजगार के प्रकार उसमें कौन कौन से आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग कृषि, पशुपालन, मजदूरी जैसे पारंपरिक कामों में लगे होते हैं। शहरी में देखें तो ये लोग अधिकतर सेवा क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय या निजी कंपनियों में नौकरी की तलाश करते हैं। अब इसके समाधान के तरीके क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो कृषि के अलावा अन्य गतिविधियां जैसे मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग आदि को बढ़ावा देना, मनरेगा जैसी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना। अब आती है शहरी बेरोजगारी के लिए, तो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहित देना और स्टार्टअप और नए उद्योगों को सुविधाएं देना। तो ये क्या करते हैं, ये जो है इसका समाधान करते हैं शहरी बेरोजगारी का। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और आंसर अपना समाप्त करेंगे। तो ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी दोनों की समस्याएं जो है अलग अलग हैं, उनके समाधान भी भिन्न हैं। सरकार की योजनाएं बनाते समय इन अंतरों का ध्यान रखना चाहिए। यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो श्रम बल को उत्पादक बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।